गुंडों को वोट डाल के या बलात्कारियों को वोट डाल के सत्ता में बिठा दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने उनको ड्राइवर बना दिया देश को चलाने के लिए। करोड़ों खरबों रुपए के घोटालेबाज जो थे, जिनके खिलाफ ये लड़े, कई कई मुख्यमंत्री रहे, कई कई चक्की पीसिंग वाले भी रहे, अजीत पवार जैसे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बंदा एक नंबर का हो जाता, हम भी नरेंद्र मोदी को नमस्ते कर देते। भाई तू इन दागियों को, जिसको तूने कहा था भी संसद को मैं पवित्र कर दूंगा, तूने इन दागियों को क्यों अपनी पार्टी में शामिल किया? तुम औरंगजेब और मोहम्मद गजनी था ना जो सोमनाथ का मंदिर लूट के लेके गए, तो उनके दो पानीपत नगर निगम लूट के खा लिया, तो ये भी तो मंदिर ही है। इसको तो कोई बचाने की बात नहीं करता। भूतकाल का रंडी रोना होता है, क्या लूटा भाई? कुर्सी चाहिए इनको, कुर्सी मिल जाए। महिपाल डांडा है भाई साहब, मिनिस्टर बना दिया अब यहाँ। उस बंदे की मेरे पास वीडियो है, मैंने देखी, मतलब कहीं से आगे घूमती फिरती वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है, कह रहा तुमने अपनी माँ का नेम, तड़की उठो और वोट मांग के ले आओ, चप्पा पकड़ के ले आओ। एक नई राजनीति की शुरुआत करिए भाई साहब, एग्रीमेंट वर्सेस घोषणा पत्र। विदाउट एग्रीमेंट नो वोट। हम लोगों को सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, जाग जाओ। का नेता आता है, वो क्या कहता है जी सेवा करूंगा, और भारत के लोग बेचारे इतने लाचार बेबस, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उससे सवाल नहीं करते भाई मैं तुझे वोट क्यों दूं। का मकसद है मेन हमारा कि इनसे सवाल करो कि तुम भारत माता की जय बोलते हो, फिर उस माँ से हर महीने तनख्वाह भत्ते और पेंशन क्यों लेते? कोई वोट मांगने आए, इनसे सवाल करो भाई, अगर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी बेहतरीन सुविधाएं हैं, सारी मतलब टोटली मशीनरी, डॉक्टर सब अवेलेबल है बढ़िया क्वालिटी के, तो ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS नेता लोग, MLA MP मिनिस्टर्स और उनके रिश्तेदार और उनके बच्चे अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते? लोकतंत्र के इस महापर्व में जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हम एक ऐसे प्रत्याशी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो प्रत्याशी जितने भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं पूरे देश भर में, उन सब प्रत्याशियों से अलग है। और मामला है उनकी जो मुख्य जो मुद्दे होते हैं, उनका मुद्दा है कि एग्रीमेंट का मुद्दा। जितने भी सांसद हैं वो बिना एग्रीमेंट के आपसे वोट हासिल कर रहे हैं और लगातार जो शासन कर रहे हैं इस देश पर। लेकिन ये चाहते हैं, पिछले कई साल से दिलबाग जी हमारे साथ हैं और कई साल से इनका संघर्ष है कि जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, चाहे वो प्लाट हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, उसका एक एग्रीमेंट होता है और हमारी वोट भी हमारा एक हक है। और हम जब किसी को देते हैं तो उससे वादे लेते हैं, अनेक तरह की बातें आती हैं, तो एक एग्रीमेंट चाहते हैं कि जो वोटर है वो अपने जिस भी प्रत्याशी को वोट दे उससे एक एग्रीमेंट ले। तो दिलबाग जी हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है वो चुनावी मैदान में आए हैं? भाई साहब नमस्कार। आप नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सभी से मेरी प्रार्थना है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रांति का हिस्सा बने। भाई साहब चुनाव मैदान में है, एक से एक धुरंधर। करनाल की अगर बात करें तो पूर्व CM हैं, कांग्रेस से भी हैं, इनेलो से भी हैं, NCP से भी। उन सब के मुकाबले में मैं जब ये आपकी गाड़ी भी देख रहा था और जो आपका ही इश्तिहार देख रहा हूँ, उसमें गजब की चीज़ें लिखी हुई हैं। एक बार चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को जो दर्शक जो मेरा मकसद है आपको दिखाने का और ये इंटरव्यू दिखाने का, उन जो आपके मुद्दे हैं उन मुद्दों को थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखो, पहले तो हमारे देश की जो राजनीति है वो भारत माता एक शब्द पे टिकी है। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो हमेशा जब भी आते हैं 5 साल में एक बार भारत माता की जय बोलते हैं। हमें भी खुशी होती है भाई भारत माता के नाम पे बड़े देशभगत हैं, बड़े समाज सेवी हैं, देश की सेवा करेंगे। हमने भी आज तक कभी कांग्रेस को कभी भाजपा को वोट डाले, लेकिन मैंने जब इस पे देखा कि भारत के जो नेता हैं वो बड़े मतलब कि झूठे वादे करते हैं और झूठी कस्में खाते हैं सब कुछ, और झूठे घोषणा पत्र देते हैं, उस पर खरा नहीं उतरते। जैसे अब हम तो ये कहते हैं भगत सिंह जैसे भी लोग हुए यहाँ, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी भारत माता की आजादी के लिए अपने कुर्बानी कर दी। इससे बड़ी कुर्बानी तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है आज भारत में कोई दे पाएगा। अब मैं इन लीडरों से ये पूछना चाहता हूँ कि, और लीडर का तो मतलब ये है कि मैं लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि जाग जाओ। कैसे जगाना का मकसद है मेन हमारा कि इनसे सवाल करो कि तुम भारत माता की जय बोलते हो, फिर उस माँ से हर महीने तनख्वाह भत्ते और पेंशन क्यों लेते हो? क्योंकि सेवा तो निस्वार्थ होती है। तो ये पहली बार में ही गद्दारी करते हैं, और जिस माँ पे वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, तो इससे इनसे बड़े गद्दार कोई नहीं। मैं साफ साफ डेफिनेशन कर रहा हूँ। हमने कहा भी हम नहीं लेंगे। अब दूसरा, हमने कहा, हमने सुना भाई कांग्रेस की सरकारें रही हो या भाजपा की सरकारें रही हो,
इन्होंने कहा जी हमने मेडिकल की फैसिलिटी इतनी बढ़िया कर दी, बेहतरीन, हमने मान लिया, वाकई में बहुत बेहतरीन कर दी। अब लोगों से मैं एक आह्वान करता हूं कि जब भी कोई वोट मांगने आए इनसे सवाल करो, भाई अगर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी बेहतरीन सुविधाएं हैं, सारी मतलब टोटली मशीनरी, डॉक्टर सब अवेलेबल है बढ़िया क्वालिटी के, तो ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS नेता लोग, MLA MP मिनिस्टर्स और उनके रिश्तेदार और उनके बच्चे अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते? तीसरा, ये कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था हमने बहुत बेहतरीन कर दी, मान ली, शुरू से ही मान ली हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर ये बताओ जब जीत जाते हैं तो ये बॉडीगार्ड आगे पीछे जिप्सियां क्यों रखते हैं और राम भरोसे हम, ये कैसी व्यवस्था? उसके बाद आते हैं हम जो मेन विकास की बात, जो टैक्स का पैसा है ना भाई साहब, मेन फोकस मेरा वहां पे है। जब हम कोई समाज में लेन देन करते हैं, भाई का भाई पे भरोसा नहीं, समाज का समाज पे भरोसा नहीं, अड़ोसी का पड़ोसी पे नहीं, सब क्या कहते हैं भाई साहब जो बातें खोल होगी ना हमारी तो उसको एक एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं, बयाना तो तैयार रखे, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो भाई साहब। छोटी से छोटी चीज 10 रुपए की मूंगफली करारी चाहिए, पपीता मीठा चाहिए, खरबूजा सूंघ सूंघ के लेते हैं ऐसे करके, मीठा है क्या, मतलब 20-20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो की चीजें, भिंडी कच्ची है कि नहीं पक्की, उसका भी मोल भाव करते हैं। मोल भाव तो बाद में, पहले छांटते हैं, बढ़िया चीज लेनी है क्योंकि पैसा देना है। अब सेम उस चीज को मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ टैक्स पे, क्योंकि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो 5%, 12%, 18 और 28 और 55% पेट्रोल डीजल का टैक्स है। ये जो सरकारी खजाना है ना भाई साहब, इसकी चाबी लेने आते हैं तिजोरी की 5 साल में एक बार। अब पैसा ही तो है, पैसा तो पैसा है, सीधी सी बात। वो चाहे ये मेरा घर का पैसा हो जो एग्रीमेंट लिखवाते हैं किसी भी चीज में लेन देन में, चाहे वो सरकारी खजाना हो। सही बताऊं मैं, 2 कौड़ी का नेता आता है, वो क्या कहता है जी सेवा करूंगा, और भारत के लोग बेचारे इतने लाचार बेबस उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उससे सवाल नहीं करते भाई मैं तुझे वोट क्यों दूं, और वोट थोड़ी लेने आया तू। उसको ये कहना चाहिए भाई तू तो तिजोरी लेने आ रहा है, 5 साल फिर उठ जाएगा 5 साल। और सारे लोग ये कहते हैं भी भाई 5 साल में एक बार आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सारे एक जैसे ही हैं। तो हमने कहा भी पैसे का मामला एग्रीमेंट में चलना चाहिए, जब लेन देन का मामला है, वोट देनी है और साथ में सरकारी खजाना भी देना है। भाई मैं तेरा भाषण सुन के तो नहीं दे सकता खजाना। अब मैं जाग गया, मैं कहता हूँ मैं जागा हुआ एक नागरिक हूँ पूरे हिंदुस्तान में, मैं अपने आप को जागा हुआ कहता हूँ, क्योंकि मैं इनसे सवाल करता हूँ भाई तुझे मैं ये बता, तू अगर वाकई में अगर सही बंदा है, मान लिया हमने, हम तुमको कुछ कहते नहीं धोखेबाज, तो आज से अभी से जैसे हमने अपने चुनावी मुद्दों का एग्रीमेंट किया है ना, कांग्रेस वाला, मैंने मनोहर लाल खट्टर के पास भी मैसेज पूछवाया, मैंने दिव्यांशु के पास भी मैसेज पूछवाया पानीपत के एक आदमी के थ्रू, मैं भाई आप अपने कैंडिडेट को बोल दो एग्रीमेंट लिख के दे दो। इनको तो छोड़ो, जब हमने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया था ना भाई साहब, पहला नॉमिनेशन हमारा था, वहीं अभय चौटाला और वीरेंद्र मराठा जी बैठे। हमने कहा जी अच्छा जी भाई साहब हमारी वो करना सपोर्ट, उन्होंने भी हमारे को कहा अभय चौटाला भाई आप हमारी करना, हमने कहा जी कर देंगे, एक छोटा काम कर दो। उन्होंने क्या, मैं जो आपका मैनिफेस्टो है ना, घोषणा पत्र जो आप दावे ठोकते हो माइकों में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं कहा इतना जोर ना लगाया करो भाई साहब, ठीक है, आप एक एग्रीमेंट कर लो। उन लोगों कैसे, माजी लेन देन का मामला है ना, हमने भी एग्रीमेंट किया, आप भी अपने मैनिफेस्टो का एग्रीमेंट करो और उसमें साफ साफ लिख दो अगर मैं चुनावी मुद्दों से मुकर गया तो कोई भी वोटर मेरे हल्के का 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। एक सर्टिफाइड एग्रीमेंट अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ लगा दो, जैसे हमने लगा दिया। कहते नहीं भाई एग्रीमेंट नहीं करते हम, मज फिर हम आपकी सपोर्ट करेंगे क्यों? तो हमने एक नई राजनीति की शुरुआत करी है भाई साहब, एग्रीमेंट वर्सेस घोषणा पत्र, विदाउट एग्रीमेंट नो वोट। हम लोगों को सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, यार जाग जाओ। जब कोई किसी को 2 रुपए नहीं देता बिना लिखतम के, बिना गारंटी के, तो आप देश का सरकारी खजाना भाषणों में क्यों देते हो? अब सिस्टम बदलने की बात है, ये तो सिस्टम बदलेगा। और कांग्रेस और भाजपा ये एक ही है, मैं संदेश दे रहा हूँ भाई, पानीपत करनाल, मैं तो अभी यहीं का वासी हूँ, यहीं के उम्मीदवार हैं हम, जिसके हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो परेशान इस चीज से विचलित हूँ कि जो ये समर्थक होते हैं ना भाई साहब, इनकी व्यथा बड़ी जबरदस्त है बेचारों की। क्यों मैं मिलता हूँ ना, जब मेरे से मिलता है, कहते हैं यार दिलबाग भाई हम दुखी हो गए। मैं भी कैसे? कहते हैं यार देख, कल तक जो नवीन जिंदल कोयला चोर था ना, मोदी जी कहते थे कोयला चोर है, अब मोदी जी ने उसको टिकट दे दी, हमने चोर चोर कहा, उसने टिकट दे दी, अब हमें उसकी सपोर्ट करनी पड़ रही है। तो ये दुर्भाग्य है देश का। मैंने कहा उसको छोड़ दे, ताजी ताजी घटना है भाई साहब। रोहित रेवड़ी कांग्रेस में शामिल होगी, कल तक ये कहते थे सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। मनमोहन सिंह
मतलब निकम्मा है, जी। डम्मी है। जी, जी। कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। ये नंगे नाचते थे भाजपा वाले, हमने देखा है ट्रेनों में, ये ओम प्रकाश धनखड़ ये नंगे होके नाचते थे, लागू करो पहली कलम से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी सरकार आई तो। भाई साहब सरकार 10 साल हो गए, कहीं नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी। तो कुल मिला के ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी कांग्रेस में चले जाएंगे, कभी कांग्रेस से भाजपा में चले जाएंगे। मतलब इनको सत्ता भोगनी है, सत्ता चाहिए, कैसे भी चाहिए। और भारत के लोग इतने लाचार बेबस हैं बेचारे, वो सोच ही नहीं पा रहे करे तो करे क्या करें। हमने एग्रीमेंट की राजनीति की शुरुआत कर दी है, लोगों को आह्वान करते हैं भाई परेशान मत हो, जिसको समझ में आ रहा हो हमारा मुद्दा भाई एग्रीमेंट होना ही चाहिए। जब समाज का लेन देन एग्रीमेंट हो तो वोट भाषणों में मत दो, भारतीय क्रांतिकारी सेना के साथ जुड़ जाओ, हम सिस्टम बदलेंगे। हमारा बिल्कुल 100% 420 का जो वादा है, हमने जो कानून बनाने की बात करी है वो हम दे रहे हैं। दिलबाग जी, अशफाकुल्ला खां, शहीद भगत सिंह, इन लोगों ने एक सपना देखा था कि जो देश की जनता है उनको चिंता इस बात की थी मरने से पहले कि सब बराबर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ये चिंता भी थी कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन उनके सपने थे ये कि सारा देश जो है बराबर हो जाए। आपको लगता है कि उनके सपनों पर कहीं ना कहीं देश पीछे है या चल रहा है या बिल्कुल आसपास भी नहीं? भाई साहब उन शहीदों की तो आत्माएं भी रो रही होंगी कि हमने कैसा सिस्टम और कैसे देश की व्यवस्था जो चाहिए थी, उनका जो सपना था। जैसे गोरे अंग्रेज हम पे राज करते हैं, अत्याचार शोषण करते हैं, हमारा जो हम कमाते हैं हमारा वो उस टाइम चुंगी या लगान कहते थे, सब ले लेते थे। आज टैक्स का रूप है उसको अंग्रेजी में। अब गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनसे भी खतरनाक है काले अंग्रेज, सीधी सी परिभाषा है, क्योंकि वो उनसे भी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। 5 साल में भाई साहब अब जैसे चुनाव आ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रातों रात फिर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या लूट रहा है। कुर्सी चाहिए इनको, कुर्सी मिल जाए। महिपाल डांडा है भाई साहब, मिनिस्टर बना दिया अब यहाँ। उस बंदे की मेरे पास वीडियो है, मैंने देखी, मतलब कहीं से आगे घूमती फिरती, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है, कह रहा तुमने अपनी माँ का नेम, तड़की उठो और वोट मांग के लाओ, चाहे पांव पकड़ के ले आओ। मतलब कि ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, अभी माँ का नेम तक। मतलब क्या यार, क्या चाहते हो तुम औरंगजेब और मोहम्मद गजनी था ना जो सोमनाथ का मंदिर लूट के लेके गए, तो उनके दो पानीपत नगर निगम लूट के खा लिया, तो ये भी तो मंदिर ही है। इसको तो कोई बचाने की बात नहीं करता, भूतकाल का रंडी रोना रोते हैं ये। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया ऐसा। अरे आज कितने अत्याचार है, सरकारी दफ्तर में जाओ, मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी होगा भाई साहब भाग्य कौन जो बचा हुआ रोने से सिस्टम में। रोते रोते आपने वीडियो देखे होंगे, आदमी प्रॉपर्टी आईडी से लेके जन्म प्रमाण पत्र से लेके, कई बार तो ऐसा होता है, कहते हैं भाई साहब मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, मैं चिंता ना कर, ऐसे ही लगा रहो, तेरा एक दिन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, इसलिए इकट्ठा अप्लाई करते। ऐसी नौबत है सरकारी दफ्तरों में। दिलबाग जी, जब सरकार कांग्रेस चेंज कर रही थी, बीजेपी आई, तो हर चीज पे जो भी कमी मिलती थी ये कहती विरासत में मिली है। तो सिस्टम 9-10 साल बीजेपी के हाथ में रहा। अब क्या लगता है आपको, हरियाणा के हालात जो आप काम कर रहे हैं धरातल पे, कुछ चेंज हुए हैं या फिर विरासत में अब कांग्रेस आएगी तो वो भी यही बात कहेगी? यही कहेगी भाई साहब, ये एक ही है, ये अलग अलग तो कहीं से भी नहीं इनका। अगर अलग अलग होते ना, ये देखो मोदी जी ने कहा मेरा मंदिर है संसद भवन, माथा टेका। करोड़ों खरबों रुपए के घोटालेबाज जो थे, जिनके खिलाफ ये लड़े, कई कई मुख्यमंत्री रहे, कई कई चक्की पीसिंग वाले भी रहे, अजीत पवार जैसे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बंदा एक नंबर का हो जाता, हम भी नरेंद्र मोदी को नमस्ते कर देते। भाई तू इन दागियों को, जिसको तूने कहा था भी संसद को मैं पवित्र कर दूंगा, तूने इन दागियों को क्यों अपनी पार्टी में शामिल किया? नंबर 1 तो सबसे बड़ा सवाल ये है। अब दूसरा हमारा एक और, ये कहते हैं एक अग्निवीर योजना लेके आए भाई साहब, मेरे एकदम ख्याल आ गया दिमाग में। हमने मान लिया अग्निवीर योजना बहुत बड़ी है मोदी जी की, क्योंकि उनके समर्थकों ने भी बड़ी, हमने भी मान लिया ठीक है। पर सवाल ये उठता है कि अग्निवीर योजना अगर इतनी बेहतरीन योजना है, तो नेताजी अपने बच्चों को फौज में भर्ती करवाओ ना। आप एमएलए एमपी की टिकट के लिए पार्टियां बदल लेते हो, पर टिकट कट की भाजपा से दम घुट रहा है तो मैं कांग्रेस में चला गया, जैसे रोहित रेवड़ी, ऐसे बहुत है दुनिया भर के। ये अपने बच्चों को क्यों नहीं अग्निवीर योजना में शामिल करते? ये कहते हैं जी 1 करोड़ रुपए देते हैं हम फौजियों को जो शहीद होके आते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी को आह्वान कर दिया, भाई तुम अपने जितने भी तेरे एमपी एमएलए मिनिस्टर्स हैं ना, विधायक, इनके बच्चों को भेजो, और जो शहीद हो गया आएगा ना उसको 5 करोड़ रुपए दो, हमने कोई आपत्ति नहीं, पर भेजो अपने बच्चों को। अगर इतनी योजना अच्छी है तो एमपी एमएलए के लिए राजनीति में मत लेके आओ। दिलबाग जी, जितने भी देश में अभी सांसद चुने जाएंगे या जो लड़ रहे हैं चुनाव आगे आने वाले हैं, इनमें जितनी भी लिस्ट देखते हैं कि ज़्यादातर जो हैं वो दागी हैं,
किसी पे किसी चीज़ की FIR है, कोई बलात्कारी है, कोई बलात्कारी का बेटा है। तो इस प्रकार की जो संसद में जब वो जाएंगे, संसद पवित्र है, अपने मंदिर भी शब्द का यूज किया, उससे भी ज़्यादा पवित्र है। तो ऐसे में क्या जो देश का भविष्य है वो कहाँ पर जाकर टिकेगा और किस पर विश्वास करेगा? क्या इस देश की जो नीति रहेगी और नीयत रहेगी, कैसे देश का जो युवा है वो अपने आप को ये समझेगा कि हमने अच्छे देश जो कमान सौंपी है वो अच्छे लोगों को सौंपी है? भाई साहब, राजनीति गुंडे, बलात्कारी और रेपिस्टों का काम है, ये मैं सुनता हूँ लोगों से। अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आते, जो युवा वर्ग हैं, ठीक है। अब जो राजनीति अगर हमने गुंडों को वोट डाल के या बलात्कारियों को वोट डाल के सत्ता में बिठा दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने उनको ड्राइवर बना दिया देश को चलाने के लिए। और ड्राइवर अगर गलत बन गए, कंडक्टर गलत बन गए, तो एक्सीडेंट संभावनाएं 100% है। और ये देश अभी वैसी अवस्था में चल रहा है। दुर्घटना, अगर युवाओं को आगे राजनीति में आने का मौका मिलेगा क्या? खुद ही आना पड़ेगा भाई साहब। राजनीति में नहीं आएंगे ना, तो ये कहते हैं ना, लुटेरे, चोर, सरकार, ये जितने सत्ता में बैठते हैं, ये देश को लूट के खाते रहेंगे और बेचारा बेरोजगार व्यापारी तो परेशानी रहेगा। चलो, आपने अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारा है, क्या चुनाव निशान है और किस पायदान पर आप अपने आप को देख रहे हैं? वैसा हम तो सारी पार्टियों को चेतावनी दे रहे हैं, सीधी सी बात। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और जितनी भी पार्टी है पूरे भारत की, भाई अगर तुम इतने देशभगत ईमानदार हो ना, हम तो एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं, एक कानून बना दो संसद भवन में। भाई जो भी कोई घोषणा पत्र जारी करेगा ना, अगर वो उसको काम नहीं करता ना उस पर, तो अधिकार बना दो एक कानून के तहत भी कोई भी वोटर उसको 420 का मुकदमा दर्ज करा सकता है। और उसका जो मंत्री पद है या जो विधायक पद है, जो सांसद पद, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, वो ऊपर से चपरासी तक की पोस्ट के लिए कह दिया मैंने। भाई अगर चीटिंग करेगा ना अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र से, तो उसको जेल में होना चाहिए, सीधी सी बात है। ऐसा कानून बना दो बस, क्योंकि कानून का राज है। हेलमेट ना हो सिर पे तो पुलिस वाला फट चलान काट देगा। लाल बत्ती क्रॉस कर दी तो हम तुरंत चलान कटेगा नहीं। 100 की स्पीड पार कर दी तो चलान कटेगा। तो ऐसे ही कानून बना दो। अगर इतने देशभक्त सच्चे हैं ना ये, हम इनकी फोटो घर पे लगा लेंगे भाई साहब, इनकी दो पूजा कर लेंगे। अधिकार दे दो जनता को। ले भी हमने कानून बना दिया, अगर कोई मुकर गया ना, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के सीधा जेल भेज सकता है 420। दिलबाग जी, लोकसभा में अगर प्रचार प्रसार की बात करें, ठोक के कह रहा हूँ, तुम ये मत कोई ऐसा है वैसा। भाई जो वोट मांगने आए ना, हम तो ये कह रहे हैं उनसे एग्रीमेंट लिखवा लो। अगर वो लिख के देंगे ना, हम अपनी वोट भी उसको पा देंगे। फिर हम क्यों कहेंगे बैठ के निशान पे पाओ, बैठ के निशान पे पाओ? हम नहीं कहेंगे। भाई जो काम मुझे करना है, अगर वही सलीम भाई कर ले, जो सलीम ने करना है वही दिलबाग कर ले, तो रोड़ा कहाँ रह जाएगा? ये देश ऑस्ट्रेलिया को, लंदन को पीछे छोड़ देगा भाई साहब 1 साल में ही, क्योंकि फिर वो 100% देगा अपनी ड्यूटी। अभी प्रधानमंत्री जी, शर्म आती है मुझे कहते हुए कसम से, जब देखो भाषण पे भाषण, जीते तो भाषण, बाद में भाषण। 18 घंटे का मतलब है कि भाषणों की तैयारी करनी है और लोगों को बेवकूफ बनाना है। इसके अलावा कोई भी इनका वो नहीं है। खाना भी कुछ हम सिस्टम के प्रति काम कर ले। एक IAS ऑफिसर है, एक IPS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। भाई नेता तो है धूर्त, मैं मुंह पे कहता हूँ, पंडी है, झूठे हैं, सब कुछ है। मैं IAS IPS को भाई साहब आपके माध्यम से कह रहा हूँ, भाई आपके पास गाड़ियाँ, सैलरी, भत्ते, नौकर चाकर, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं हम ब्यूरोक्रेट्स को, और कुछ नहीं लेके जाना भाई साहब। मैं ये आपको संदेश दे रहा हूँ ब्यूरोक्रेट्स को, बिल्कुल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने लग जाओ। 9 बजे दफ्तर में आओ, मिलने का समय 9 से 5 लिखो अपने बोर्डों के ऊपर, ये ना लिखो 11 से 12 मिलने का समय। क्योंकि जो पब्लिक है ना भाई साहब, वो मालिक है, आप सर्वेंट हो। अगर मैं ये बात नौकर कह दूंगा ना, तो इनको खींच हो जाती है। अभी नौकर कैसे कह रहा है? क्योंकि वो है ही नौकरी पे, वो सेवा पे नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं है, वो भारतीय प्रशासनिक नौकरी है, क्योंकि तनख्वाह ले रहा है। सेवा होती तो वो तनख्वाह भत्ते छोड़ देता, नौकरी के जो सुविधाएं हैं, तनख्वाह सब छोड़ देता। तो IAS IPS से भी मेरी विनती है, भाई ईमानदारी से अगर काम करोगे ना आप, तो मैं कहता हूँ एक तो परमात्मा को, खुदा को जान देनी है। वहाँ पे तुम्हारे कर्मों का फल जब होगा ना, तो अच्छा लिखा जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। और अगर ईमानदारी से काम करोगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर IAS IPS बढ़िया होंगे ना, तो मेरे को लगता है इससे ज़्यादा नेता तो है ना जेल में रोटियाँ खा रहे होंगे। तो मेरी आपसे बहुत बहुत जो विनती है वो यही है, सभी वोटर से, करनाल के, भाई बैट का जो निशान है ना, वो एक एग्रीमेंट की राजनीति जो शुरुआत करी है वो उसका निशान है। और एग्रीमेंट अगर समझ में आ रहा है तो बैट का निशान का बटन दबाओ और अपनी वोट को, कहते हैं ना जमानत जब्त, कहते हैं ना एक शब्द आता है, हर 5 साल में आप वोट डाल के अपनी जमानत जब्त कराते हो। मैं लोगों को कह रहा हूँ ये बात,
और अगर तुमने अपनी जमानत बचानी है ना भाई साहब, तो बैट का निशान दबाओ, क्योंकि एक नई शुरुआत है एक राजनीति की। तो जिस भी भाई के पास ये वीडियो है, और दिलबाग देसवाल पिछले मैं काफ़ी समय से, कई सालों से इनको देख रहा हूँ, और ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्रीमेंट की राजनीति, आप इन नेताओं से एग्रीमेंट करें और इनसे सवाल करें बार बार जब आपके बीच में आते हैं, और जब आप उनके सवालों से, उत्तरों से, उनके जवाबों से संतुष्ट हों तब जाकर उनको वोट दो। तो दिलबाग देसवाल आज चलते हुए मिले, और प्रचार प्रसार में इतनी धूप में आज तापमान आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री पे है, और भाई एक एक आदमी को डोर टू डोर जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिलबाग देसवाल के जो विचार हैं वो आपको कैसे लगे? हालांकि जो परिवर्तन है वो तो आएगा, लेकिन उसमें समय कितना लगेगा वो दूर की बात है, वो आपके विवेक की बात है कि आप किस तरह से परिवर्तन लाना चाहते हैं। अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।